बात करेंगे स्मॉल कैप फंड्स के बारे में भी, बट उससे पहले चाइना और यूएस का जो मीटिंग हुआ है साउथ कोरिया के अंदर में, बुसान के अंदर में, उसको लेकर जितनी भी अपडेट्स आ रहे, मतलब जो भी बातें बोली जा रही है वो अमेरिका के तरफ से ही बोली जा रही है। चाइना की तरफ से सब कुछ क्लियर क्लियर कुछ अपडेट्स दी नहीं गई है। और चाइना की तरफ से कुछ बात जब सामने भी आती है तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा कि वो प्रो अमेरिका की तरह बात करते हैं, अमेरिका के साथ हैं या कुछ ऐसा, मतलब कुछ अच्छी बातें नहीं वैसे निकल के आती। जो ऑफिशियल अपडेट्स आई है यूएस चाइना मीटिंग से, यूएस गवर्नमेंट की तरफ से, वहां पे सब कुछ जितने भी प्रॉब्लम्स अमेरिका और चाइना के बीच चल रहे थे, सोयाबीन को लेकर, रेयर अर्थ मिनरल को लेकर, फेनेटाइल ड्रग को लेकर, जो भी सारे ये चल रहे थे, रेसिप्रोकल टैरिफ को लेकर, रिटेलिएटरी टैरिफ को लेकर, सारे कुछ को जैसे उन्होंने सॉर्ट आउट कर लिया है, ऐसा अपडेट निकल के आया है कि इन सब पॉइंट्स के ऊपर एग्रीमेंट्स हो गए हैं दोनों गवर्नमेंट्स के बीच में। यूएस अपनी तरफ से जो सारी चीजें हैं वो खत्म करेगा और चाइना अपनी तरफ से जो सारी चीजें हैं वो खत्म करेगा, ऐसा कह रहे हैं। तो शुरुआत तो अमेरिका ने ही की थी, और अगर अमेरिका अपनी तरफ से सारी चीज खत्म कर रहा है तो फिर अमेरिका यहाँ पे झुक रहा है, एक टाइप से हम ये कह सकते हैं, चाइना के आगे। और ये सब अपडेट अमेरिका की तरफ से ही आ रही है। तो लग तो ऐसा रहा है कि चाइना और अमेरिका के बीच में सब कुछ ठीक हो गया, अमेरिका की तरफ से जो अपडेट आ रही है, लेकिन चाइना की तरफ से ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। देखते हैं क्या होता है। शायद मार्केट भी इसी कारण, जिस तरीके की पॉजिटिवनेस, मतलब जैसी जब ये टैरिफ वॉर का अभी लास्ट सबसे जो उठा था 1 नवंबर से टैरिफ लगेगा लेकर, उस कारण जो मार्केट गिरी थी, वैसा पॉजिटिव रिएक्शन इस डील को लेके या फिर एग्रीमेंट को लेकर, डील तो प्रॉपर नहीं हुआ, एग्रीमेंट को लेके मार्केट के अंदर में देखने को मिला। क्योंकि जैसे हम कंफ्यूज हैं कि चाइना कुछ क्यों नहीं कह रहा, वैसे मार्केट भी कंफ्यूज है कि चाइना कुछ क्यों नहीं कह रहा, सिर्फ अमेरिका ही एक तरफ से बोले जा रहा है कि सब ठीक है, सब बात हो गई, सब कुछ हो गया। तो ये चीज थोड़ा वॉचफुल होगा, इस हफ्ते में इसका असर हमें देखने को मिलेगा। एक अच्छी खबर नहीं है जो कि फ्राइडे को ही हुई, रुपया मतलब लोएस्ट लेवल पे चला गया, फिर मतलब 87 पर आके फिर 89 के पास अब जाने लग रहा है। 88 रुपीज .70 पैसे, समझ रहे हो, 30 पैसे बस कम है 89 क्रॉस करने से। तो ये बिल्कुल अच्छी चीज नहीं है। स्मॉल कैप फंड्स को लेकर मैं डेफिनेटली समझाना चाहूँ आप लोगों को चीजें। स्मॉल कैप की बात सिर्फ नहीं है, ये बात सारे फंड्स की है, लेकिन टाटा स्मॉल कैप फंड्स को बहुत ज्यादा लेकर क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत ज्यादा टाटा को स्मॉल कैप फंड को। जैसे अभी कुछ टाइम पहले क्वांट स्मॉल कैप को लेकर आ रहे थे, एचएसबीसी को लेकर आ रहे थे। एचएसबीसी तो अभी भी 1 साल में वर्स्ट परफॉर्मिंग फंड है, मेरा तो खुद का इन्वेस्टमेंट भी है उस फंड के अंदर, तो उसको लेकर भी क्वेश्चंस आ रहे थे। वैसे ही अभी टाटा स्मॉल कैप फंड को लेकर बहुत ज्यादा क्वेश्चन आने शुरू हो गए हैं। क्या इसको एग्जिट कर देना चाहिए, निकल जाना चाहिए, फालतू फंड है, बेकार फंड है, क्या करना चाहिए? देखिए, एक चीज आप मेरी समझिए, आपने इन्वेस्ट किया था टाटा स्मॉल कैप में, आपके इन्वेस्टमेंट के बाद वो फंड 1 साल 1.5 साल से अच्छा नहीं कर रहा, ऐसा आपके कहने का मतलब है। मान लो आप आज जंप करके जाते हो बंधन स्मॉल कैप में या इन्वेस्को स्मॉल कैप में, इडलवाइस स्मॉल कैप में, किसी भी, जो भी आपको अभी लगता है कि टॉप परफॉर्मिंग स्मॉल कैप फंड है। आज आपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की, अगले 1 डेढ़ 2 साल तक वो फंड अच्छा अगर नहीं करेगा तो आप क्या करोगे? क्या करोगे? कोई जरूरी तो है नहीं कि, और ये तो होता ही है, हर फंड हमेशा टॉप पे नहीं रहता है, हमेशा अच्छा करते हुए नहीं रहता है। पास्ट का कोई भी आप बेस्ट से बेस्ट स्कीम उठा के देख लो, तो आज आप जाओगे अभी के टॉप परफॉर्मिंग फंड में, आगे 1 डेढ़ साल तक वो वर्स्ट परफॉर्मिंग हो जाएगा, नीचे चला जाएगा, फिर क्या करोगे आप? कुछ नहीं कर सकते। आपके कंट्रोल में है ही नहीं कि आप कितना रिटर्न जनरेट करोगे। क्लियर है? आपके कंट्रोल में ये है ही नहीं। आप हर 2 साल पे फंड चेंज करते रह जाओगे और हर बार जो आप फंड सेलेक्ट करोगे वो वर्स्ट परफॉर्मिंग होता रह जाएगा। आपके कंट्रोल में है ही नहीं ये। तो आपके कंट्रोल में क्या है? आपके कंट्रोल में है लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस देखना, और अगर 5 साल का परफॉर्मेंस देखते हो तो टाटा स्मॉल कैप का उतना बुरा नहीं है। या फिर स्मॉल कैप फंड्स की ही अगर हम बात करते हैं तो मुझे लगता है 2 स्मॉल कैप फंड को अगर हम छोड़ देते तो बाकी सारे स्मॉल कैप फंड मेरे नजर में बहुत बढ़िया है। सुंदरम स्मॉल कैप फंड और एबीएसएल। एक टाइम के लिए मैं सुंदरम को भी मान लूंगा, लेकिन एबीएसएल भाई बहुत ही वाहियात स्मॉल कैप फंड है। मतलब सिर्फ 1 साल 2 साल नहीं, मतलब जब किसी भी टाइम पीरियड उठाओगे किसी फंड के साथ उसकी परफॉर्मेंस मैच होती हुई नहीं दिखेगी। सुंदरम भी उतना ही मतलब अच्छा नहीं।
इसके अलावा इन दो स्मॉल कैप फंड को अगर हम छोड़ देते हैं तो इवन 8-10 साल के टाइम पीरियड में भी वर्स्ट से वर्स्ट जो स्मॉल कैप फंड है उसने भी 15% प्लस के रिटर्न जनरेट करके इन्वेस्टर्स को दिए हैं। समझ लो, जो आप बेकार फंड समझोगे वो भी दिए। अभी के टाइम पे अगर 1 साल के टाइम में तो आपको फ्रैंकलिन भी बहुत बुरा फंड लगेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म अगर आप परफॉर्मेंस देखते हो तो फ्रैंकलिन भी बहुत अच्छा स्मॉल कैप फंड है। मैं बार बार ये चीज आपको सिखाता हूं कि आप दूसरे फंड को मत देखो, आप अपनी एक्सपेक्टेशन को देखो। अब मान लो जो मैंने चीज आपको बताई कि हर 2 साल पे आप फंड चेंज करोगे और हर फंड अगर आपका वर्स्ट परफॉर्मिंग होता चला जाए तो आप क्या करोगे? आप कुछ नहीं कर सकते, वहां पे फंड आपके कंट्रोल में नहीं है, रिटर्न आपके कंट्रोल में नहीं है। आपके कंट्रोल में है ज्यादा समय देना, आपके कंट्रोल में ज्यादा पैसा डालना, और ये दोनों चीज छोड़ के जो आपके कंट्रोल में नहीं है ज्यादा रिटर्न निकालना, आप उसके पीछे भागते रहते हो। तो 3 फैक्टर्स हैं यहाँ पे, ज्यादा समय, ज्यादा पैसा, ज्यादा रिटर्न। ज्यादा रिटर्न आपके कंट्रोल में नहीं है, ज्यादा पैसा हो सकता है आपके कंट्रोल में ना हो, लेकिन ज्यादा समय तो एकदम हर किसी के कंट्रोल में है। तो आपको इस पे फोकस करना चाहिए, अगर है तो इस पे फोकस करना चाहिए, इस पे बिल्कुल फोकस नहीं करना चाहिए, ये आपके कंट्रोल में नहीं है। अब एक समय के लिए हम सोचते हैं, मान लो जैसे 2-3 स्मॉल कैप फंड है, 2-3 स्मॉल कैप फंड का एवरेज रिटर्न आपको 16, 17, 18% में मिल जाता है। अगर आप स्मॉल कैप में नहीं करते इन्वेस्ट तो कहां करते आप इन्वेस्ट? कहां करते? लार्ज कैप में, फ्लेक्सी कैप में, लंबे समय के इन्वेस्ट। सब कैटेगरी अपने टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग सही है, लेकिन लंबे समय की बात कर रहा हूं। 15 साल के लिए अगर हम स्मॉल कैप के अंदर ना करें तो हम मिड कैप के अंदर करेंगे। एक टाइम के लिए मिड कैप भी ठीक ठाक सा रिटर्न दे देगा, लेकिन इसके अलावा हमारे पास कौन सी कैटेगरी हो जाती है जो कि अच्छा रिटर्न बना के दे? अगर हम फ्लेक्सी कैप, फोकस्ड, ELSS, लार्ज कैप, इवन लार्ज एंड मिड कैप की तरफ जाते हैं तो क्या हमें इस टाइप के रिटर्न मिल पाएंगे? उन फंड्स के अंदर तो एवरेज रिटर्न 15% भी बनाना मुश्किल होता है, और यहाँ पे अगर हमें 15% मिल जा रहा है तो हमें क्या परेशानी है भाई? तो यही चीज हो जाती है क्या कि एक्सपेक्टेशन हमारा खराब हो जाता है। चाहे हम मोमेंटम इंडेक्स फंड्स की बात करें, स्मॉल कैप एक्टिव फंड्स की बात करें, मिड कैप में एक्टिव एंड इंडेक्स फंड की बात करें, अगर हमें लॉन्ग टर्म में ह्यूज वेल्थ क्रिएट करना है और लॉन्ग टर्म का पैसा है हमारे पास ऐसा जिसको हमें टच करने की जरूरत नहीं है, तो ये सब कैटेगरी ही बना सकती है। और मैं बार बार जब भी मैं बात करता हूं मैं कैटेगरी की बात करता हूं, मैं किसी पर्टिकुलर स्कीम की बात नहीं करता, इसीलिए कि स्कीम के अंदर रिटर्न ऊपर नीचे हो सकते हैं और उसको लेकर हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। 1 साल, 2 साल, 3 साल हर स्कीम के अंदर आता है, हर स्कीम के अंदर आता है, आपको उसको झेल कर चलना होगा। और अगर हमने अभी इन्वेस्ट किया और 1 साल तक कोई स्कीम हमारी जो है वो अच्छा नहीं कर पाई, तो बहुत ज्यादा चांसेस रहता है कि 6 महीने, 8 महीने या 3 महीने बाद से ही फंड पिकअप पकड़ लेगी। समझ रहे हो? लेकिन जब हम किसी ऐसे स्कीम के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं जो कि टॉप पे बैठे हुए हैं लास्ट 1 ईयर में, तो बस हम एक तरीके से बॉम्ब पे ही बैठ रहे हैं कि कब वो फटेगी और कब वो स्कीम अगले 1-1.5 साल, 3-2 साल के लिए अंडर परफॉर्म करना शुरू कर देगी, किसी को पता नहीं। समझ रहे हो? तो इसलिए ये जो आप सवाल कर रहे हो, टाटा हो या HSBC के बारे में हो या फ्रैंकलिन के बारे में हो या जो भी ऐसी स्कीम्स है जो पिछले 1 साल में अंडर परफॉर्मिंग रही है, आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। 7, 8, 10 साल का परफॉर्मेंस देखो, अगर वहां भी वो बेकार दिख रही है तो ठीक है, दूर हो जाओ। लेकिन अगर उस समय में एवरेज रिटर्न के आसपास है, रिटर्न उसका कैटेगरी एवरेज रिटर्न के आसपास या इंडेक्स के आसपास, तो फिर परेशान होने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। चाहे कोई भी स्कीम हो, किसी भी कैटेगरी की स्कीम हो, खासकर स्मॉल मिड कैप में, वहां पे तो लॉन्ग टर्म ही चाहिए। उम्मीद है इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल होगी। फंड के अंदर बने रहे, क्योंकि कोई गारंटी नहीं है आप आज चेंज करोगे, जिस फंड में आप चेंज करके जाओगे वो बुरा करना परफॉर्म कर देगा। कैटेगरी के पे फोकस करें कि आपके होल्डिंग पीरियड के अकॉर्डिंग कैटेगरी कौन सी सही है। दूसरा, आप अपनी एक्सपेक्टेशन के पे फोकस करें कि आपकी एक्सपेक्टेशन 15% है, 17% है, 16% क्या है या 12% है। अगर 12% एक्सपेक्टेशन है तो कहीं भी इन्वेस्ट करके उतना बना सकते, लेकिन अगर 15% प्लस की एक्सपेक्टेशन है तो सोच समझ के ही इन्वेस्टमेंट करनी हो। उम्मीद है इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल होगी। कोई क्वेश्चन क्वेरी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, एंड नहीं, इन फंड्स को एग्जिट करने की जरूरत नहीं है।